और पोषण अभियान है। इसका मतलब होता है सप्ताह का एक दिन, जैसे रविवार होता है, वो सामाजिक जागरण के लिए। सामाजिक जागरण क्यों जरूरी है अभी हमारे लिए, ये हमको जानना होगा। और सामाजिक जागरण के लिए आपकी क्या भूमिका है वो भी आपको जाननी पड़ेगी। देखिए, आप सभी लोग गांव में रहते हैं और गांव को माना जाता है कि पिछड़ापन का एक सिंबल रहता है, जो पिछड़ापन को दिखाता है। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, गरीबी का एक स्तर था, और आज 2020 है और गरीबी का स्तर गांव में वही बरकरार है। कई सरकारी सेवाएं होती हैं, कई नीतियां बनाई जाती हैं गांव के विकास के लिए। विशेष मंत्रालय भी बनाए गए हैं ताकि गांव का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, और जो कृषि में सुधार वगैरह हो, किसानों की जो इनकम है, आय है, उनमें वृद्धि हो, इजाफा हो रही है। लेकिन इतने समय के बावजूद भी ना तो आज किसानों की स्थिति में कोई बदलाव आया है, न गाँव के लोगों की स्थिति में कोई सुधार आया है। और हमारे संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, जिसमें प्रावधान किया था कि मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है कि सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। आप जो लोग गांव में रहते हैं, हाँ जी, और उसकी दूसरी तरफ जो बच्चे शहर में रहते हैं, आपको एक ऐसा बदलाव मिलेगा जमीन आसमान जैसा। आप लोगों को भी वही शिक्षा मिल रही है उन्हीं स्कूलों में जो ग्रामीण एरिया में बनाए गए हैं, और शहरों में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वो भी आपकी समकक्ष है। वो भी क्लास अगर 4 या 5 जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, एक अंतर मिलता है। और गाँव में रहने वाले अधिकतम लोग कौन होते हैं? जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए होते हैं। मुफ्त शिक्षा देने के बावजूद भी आज स्थिति में किसी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं है। देखिए, आपको जो मुफ्त शिक्षा मिल रही है 8वीं क्लास तक का प्राइमरी वाला, उसके बाद जब आप कंपटीशन के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो आपका फाउंडेशन है, जो आपका ढांचा है, वो किसी भी तरीके से मजबूत नहीं हो पाता, क्योंकि आपका अधिकतम समय खेल कूद में, गांव में ऐसे ही देखिए आप उसके जो वातावरण को देखिए, उसी सब चीज़ में निकल जाता है। जो बुनियादी चीज़ें वो आपकी कमज़ोर रह जाती है। आप सभी ने मकान को बनते हुए तो देखा होगा, जब मकान बनते हैं तो उसकी खुदाई करते हैं पहले नींव भरने के लिए, ताकि नींव मजबूत रहे। वो जो आपका नींव भरने का समय है, वो आप गलत तरीके से निकाल रहे हैं। अब यही आपका भविष्य निर्धारण करेगा। आप कमजोर नींव के साथ एक बड़ा सपना नहीं देख सकते। तो इसलिए ज़रूरत है कि आप समझें कि समय की ज़रूरत क्या है आपके लिए, क्योंकि अभी तो आपकी जिम्मेदारी आपके माँ बाप और अध्यापकों पर है, लेकिन इस तरीके की जो अनदेखी आप करते आ रहे हैं और हम लोग करते आ रहे हैं, वो समाज को तो पीछे धकेल ही रहा है। इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, और जो हम जिसको एक आदत बना चुके हैं अपनी, जिसको हम अपनी आदत बना चुके हैं, और हम ये मान लीजिए कि तो हमारे कर्मों में लिखा हुआ है। हमने संविधान में जब 73 और 74 में संशोधन किया गया था, इसमें राजनीति को ग्रामीण स्तर पर लाया गया, ग्राम पंचायत बनेंगी, जिसमें 1/3 जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, कि महिला प्रधान होगी। किसी गांव को समझेगी उस गांव की महिला प्रधान है। तो महिला वाकई राजनीति करती है प्रधानी वाली? कौन कौन काम करती है किसी प्रधानी को? महिलाओं को ऐसे ही मजबूत किया गया है। जो महिलाओं की आज स्थिति बना दी गई है, दयनीय स्थिति बना दी गई है, और जो गांव में सिर्फ इतना ही काम के लिए रह गई है कि जो मजदूर वाला जो काम होता है, मजदूरी भी करते हैं। आप लोग देखा होगा गांव में कि वही काम एक औरत कर रही है, वही काम एक आदमी कर रहा है, उसको पैसे कम मिलते हैं औरत को, और पुरुष को ज़्यादा मिलते हैं। काम बराबर हर तरीके से, तो वेतन बराबर क्यों नहीं? पर ये आवाज़ ज़्यादा जरूरी कि महिलाओं की तरफ से उठे, और महिला इस आवाज़ को कब उठाएंगी? जब वो सही मायने में शिक्षित होंगी। जब बाबा साहब ने कहा था, जब हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, क्योंकि वो देख रेख करती है परिवार की। और पुरुष को शिक्षित करने का मतलब है सिर्फ पुरुष ही शिक्षित हो रहा है। एक जो हमने खाई बना रखी है अपने समाज में,
महिलाओं को सीमित कर दिया है कि घर की 4 दीवारियों तक सीमित करके हमने अपनी वृद्धि के लिए जो उनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, सहभागिता हो सकती थी, उसको बिल्कुल हमने नज़रअंदाज कर दिया है। आज हमारी बैठकों की स्थिति क्या है? चारों तरफ यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, गंदगी पूरी चारों तरफ बिखरी हुई है। क्या हम ये दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? हमारे ग्राम प्रधान को इतनी शक्तियाँ दी गई हैं 73वें और 74वें संशोधन के बाद कि वो गांव के विकास के लिए जो प्लान होते हैं, योजनाएं आती हैं, उनसे लाभान्वित करेंगे। मनरेगा की स्कीम आई थी मजदूरों के लिए, 100 दिन के रोजगार के लिए। क्या मजदूरों को 100 दिन का बराबर रोजगार मिलता है? क्या बराबर पैसा मिलता है? जिनके पास आवास नहीं है उनके लिए आवास की योजनाएं की गई। स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय की व्यवस्थाएं की गई। आज भी बाहर स्वच्छ करने के लिए जाते हैं। क्या बाकी वो लोग लाभान्वित हो पा रहे हैं? हमारे लिए सेवाएं बन रही हैं और हम ही लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए आवाज़ तो हमको उठानी पड़ेगी। और जिस व्यक्ति के अधिकार है और वो अधिकार को जानता नहीं है, वो अधिकार मर जाते हैं। आप शिक्षित नहीं है, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी को शिक्षित आप कर सकते हैं। हमारे बाबा साहब ने इतने मेहनत के बाद हमारे लिए जो संविधान में विशेष प्रावधान रखे थे, अगर हम उन विशेष प्रावधानों का लाभ ही नहीं ले पाए तो फिर उनकी मेहनत का क्या फायदा हमारे लिए? देखो, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों के प्रति कि उनका भविष्य हम किस तरीके से निर्धारण कर रहे हैं, उनके लिए हम किस तरीके की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो संविधान में उसकी भी व्यवस्था की गई है। निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है। अगर आप बीमार हैं तो मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की गई है। लेकिन ये चीज़ कब जान पाएंगे? जब आपको अपने अधिकार पता होंगे। बाबा साहब ने हमारे 6 अधिकार बताए थे कि संविधान में हमारे 6 अधिकार हैं। पहला अधिकार हमको दिया गया कि समानता का अधिकार है। हम लोग सभी बराबर हैं, किसी की जाति की वजह से कोई ऊपर या नीचे नहीं होगा। क्योंकि पहली जो व्यवस्था थी, जहाँ पर जो फ्यूडल सिस्टम था, जिसमें सामंतवादी व्यवस्था थी, जहाँ जमींदार व्यवस्था थी, जहाँ पे एक जमींदार होता था और जमींदार के नीचे कई कृषक होते थे, मजदूर होते थे, वो काम करते थे, वो बहुत काम करते थे, मेहनत करते थे, लेकिन उसका प्रतिफल फल किसको मिलता था? उस जमींदार को मिलता था। उस जमींदार का उन्मूलन किया गया 1950-51 में। तो कहा गया जो ज़मीन के अधिकार हैं वो उन लोगों को मिले जो वाकई वहाँ पर ज़मीन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़मींदार नहीं है, मजदूर हैं, वो असली ज़मींदार है। उस ज़मींदारी का उन्मूलन किया गया। क्या अधिकार किसके पास मिले हैं? आज अपने गांव की ज़मीनों को देखिए, अधिकतम जो गांव की जो स्वामित्व रहता है और जो कब्जा रहता है वो किसके हाथों में रहता है? हम एक पट्टेदार बना दिए जाते हैं। सिर्फ पट्टा मिलता है 5 साल के लिए, फिर उस पर भी हमारे सीमित अधिकार हैं। एक फसल को उगाने के लिए जो हमें ज़रूरत बनती है, लोन वगैरह लेने के लिए, ऋण लेने के लिए, वो ऋण भी हमें प्रदान नहीं होता क्योंकि ज़मीन हमारी नहीं है। तो ये जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, देखिए, गुलामी का मतलब ये नहीं है कि आपके पैरों में जंजीरें हो, आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही, वो भी आपकी एक तरह की गुलामी है। और इस गुलामी को दूर कैसे किया जाए? और ये नहीं कि आज यहाँ पर सुन रहे हैं और आप बैठे हुए हैं तो आप तभी तक इस चीज़ को समझें आप और अमल करें। इस चीज़ को आपको अपने जहन में रखना पड़ेगा हमेशा के लिए। ये क्रांति एक दिन के लिए नहीं है कि एक दिन में ये चीज़ें बदलाव हो जाए। आपको निरंतर अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी और ये शिक्षा के माध्यम से ही हो पाएगा, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो हमारे भारत की सबसे जो सुंदर एक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, जहाँ पर हम अपनी सरकार चुनते हैं, हम अपने प्रतिनिधित्वों को चुनते हैं, चुनाव करते हैं उनका, वो हम चुनाव ऐसे कर देते कि हमारी एक वोट से क्या होने को जा रहा है, और वो सत्ता गलत हाथों में चली जाती है, अपने ऐसे लोगों के हाथों में जो एक कठपुतली की तरह कोई दूसरा उनको हैंडल करता है, रेगुलेट करता है, और शोषण वो हमारा करता है। कई तरीके की व्यवस्था बनाई जाती है कि इनका विकास हो, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चों का विकास हो, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनका विकास हो। उनकी यह स्थिति हुई पड़ी है। संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया हुआ सभी व्यक्तियों को दैहिक स्वतंत्रता है, और वो स्वतंत्रता ऐसी है उसमें जो जीवन मिलेगा उनको डिग्निफाइड जीवन मिलेगा।
उनको एक स्वच्छ वातावरण मिलेगा। क्या ये स्वच्छ वातावरण है चारों तरफ? उनके लिए अच्छे रोडों की व्यवस्था की जाएगी, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अच्छी शिक्षा की व्यवस्था के बाद हमारे जो समाज के बच्चे हैं उनकी आजीविका कौन जिम्मेदार है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ग्राम पंचायत लेगी इसकी जिम्मेदारी? राज्य सरकार लेगी? केंद्र सरकार लेगी? उनके लिए सिर्फ एक वोट बैंक की तरह है। आपको अपना अधिकार जानना पड़ेगा। जब आप अपने उस अधिकार को जानेंगे तभी आप सही मायने में जागरूक रहेंगे। तो इस मिशन का उद्देश्य सिर्फ जागरूक करने के लिए है। इसके माध्यम से हम सभी जो बच्चे हैं 6वीं से लेकर 12वीं तक के, उनको अगर वो किसी भी कारणवश अपनी शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल छोड़ दिया है, उनको फिर से शिक्षा में लेके आना चाहते हैं। उनके पास अगर पढ़ने के लिए किताबें नहीं है तो हम किताबें प्रदान करेंगे। उनके पास पढ़ने के लिए और जो जरूरी चीज़ें हैं वो नहीं है, वो हम प्रोवाइड करेंगे। उनको ट्यूशन चाहिए, मुफ्त में हम ट्यूशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपको शिक्षित रहने के लिए आपकी भी जो जिम्मेदारी आपको वो भी पूरा करना पड़ेगा। आप किसी को अशिक्षित नहीं रहने देंगे, क्योंकि अशिक्षित होने के बाद जो हमने एक लंबे समय तक का जो शोषण झेला है वो उसको फिर से नहीं दोहराना है। हमें उस गंदे इतिहास को फिर से नहीं लेकर आना है। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि गुलामी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि जंजीरें होना पैरों में। एक मानसिक गुलामी हुई कि हमें आश्रित रहना पड़ता है। हम वो नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं। हम इस पिछड़ेपन से नहीं निकल सकते, ये भी तो एक गुलामी है। अरे आप जब जागरूक बनेंगे तो आप अपने ग्राम प्रधान से पूछिए ना कि आपका ये दायित्व बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपने निर्णय किया या नहीं किया। नहीं किया तो उसके लिए जो अपना दुख होता है उसका निवारण के लिए सरकारी पोर्टल बने पड़े, वहाँ अपनी सूचना दर्ज कीजिए। नहीं करोगे हमें उसके लिए। मैं पेशे से वकील हूँ, शिक्षक भी हूँ। आप अपनी क्षमता में कार्य कर सकते हैं, जो भी आपकी क्षमता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी हम आपको मदद प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमसे पॉसिबल होगा। निःशुल्क है हर चीज़ आपके लिए। अगर आप वकालत करना चाहते हैं तो वकालत के संबंधी की वकालत में जो चीज़ें होती हैं, ये व्यवसाय बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं से जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि इसमें आप उनके अधिकार दिलाते हैं। आपको एक सीधा मौका मिलता है लोगों की सेवा करने का। तो इस व्यवसाय के माध्यम से हम अपने अधिकार सुरक्षित करते हैं और अपने परिवार, समाज और जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है उसके अधिकार को सुरक्षित करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी होगा कि अगर आप वकालत करना चाहते हैं तो वकालत की इस पेशे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जो प्रैक्टिकल जानकारी होती है, प्रशिक्षण होता है आपका, तो उस प्रशिक्षण के लिए भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो चीज़ें ज़रूरी होंगी। आपका सिर्फ इतना रोल है, जो हमारी बैठकें हैं, ये जो बैठकें हैं ये सिर्फ बैठक पुस्तकालय में चाहिए हमको। यहाँ पर जो ज़रूरी किताब है, देखिए जिन पर अधिक है तो उन लोगों के लिए किताब प्रोवाइड करो जो पढ़ना चाहते हैं। 6वीं से लेकर 12वीं तक की सारी किताबें यहाँ पे रहें, या पहली क्लास से लेकर 12वीं तक सभी पुस्तकें यहाँ पे उपलब्ध रहें, ताकि जिनके पास नहीं है वो बैठकर यहाँ पे पढ़ सकें। फिर जो कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो अधिक फीस की वजह से शहर में नहीं जा सकते, उनके लिए हम क्लासेस करेंगे। हर तरीके की हम सुविधा आपको प्रदान करेंगे। लेकिन आप सोचिए, आपकी जो क्षमता है, आप मानसिक प्रकृति ने आदमी को 2 तरीके से मजबूत बनाया है, एक मानसिक रूप से, एक शारीरिक रूप से। जो मानसिक रूप से मजबूत होता है वो जो शारीरिक रूप से मजबूत होता है उसको कंट्रोल करता है, उसको अपने अधीन रखता है। अब आपको अपने मानसिक विकास करना है, वो मानसिक विकास आपका कैसे होगा? वो शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित करो और संघर्ष करो। शिक्षित पहले है ना। अगर व्यक्ति शिक्षित है सही तरीके से, तभी तो वो सही मायने में संगठित हो सकता है, और संगठित है तभी तो संघर्ष करेगा। जब यहाँ पर मैं अभी आया था आधे घंटे पहले, मैंने कहा लोगों को बुलाओ ताकि वो लोग यहाँ पर सुन सकें अच्छे से। तो वो एकत्रित नहीं हो रहे, वो एकत्रित कैसे होंगे? अगर शिक्षित होंगे, शिक्षा के महत्व को जानेंगे, तभी तो वो एकत्रित होंगे एक ही जगह पे। अब एकत्रित रहेंगे, आगे संघर्ष तभी तो करेंगे जब उनको पता रहेगा कि उन्हें जाना कहाँ है।
भीड़ तो हमने इकट्ठा कर लिया, भीड़ को किस दिशा में जाना है, भीड़ का क्या उद्देश्य होगा, वो तो हमको निर्धारित करना पड़ेगा ना। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है आपकी, अगर आप पिता हैं तो पिता की तरह एक आपकी जिम्मेदारी अपने बेटों के प्रति बनती है। अगर आप बच्चे हैं तो आपके अपने माता पिता के प्रति जो अधिकार और दायित्व बनते हैं, आपकी भी अपनी जिम्मेदारी है कि आपको अगर जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो ईमानदारी से करिए। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ आपकी नौकरी प्रदान करना नहीं है, शिक्षा के माध्यम से ही नौकरी मिलती है, लेकिन असली जो शिक्षा का उद्देश्य है वो ज्ञान की प्राप्ति करके अपने आत्म को जानना होता है, और आप आत्म को जानना ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैं हर सभी से ये प्रार्थना करता हूँ, अगर आप महिला हैं, आपका जो भी स्तर होगा, अगर आप शिक्षित नहीं हैं, कम से कम आप ध्यान तो रख सकते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या वो वाकई पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है तो आप उसके लिए कोशिश करें, उसको मोटिवेट करें। आप मोटिवेट तो कर सकते हैं, और मोटिवेशन के लिए मैं आपको एक जो आविष्कारक थे, इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने, वो मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति था। आप समझना माँ का क्या रोल रहता है, एक माँ क्या कर सकती है अपने बच्चे के विकास के लिए। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, जब उसके स्कूल से उनको निकाल दिया गया, ये क्या कहे कि ये पढ़ नहीं सकता, ये दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति है, वो पत्र में लिख के ये बात बच्चे को दी कि अपनी माँ को दे देना। उसकी माँ को जब दिखाई, माँ शिक्षित थी थोड़ी, माँ ने कहा था कि पढ़ लिया था कि ये सब चीज़ें लिखी हुई है कि मेरा बच्चा शारीरिक रूप से, दिमागी रूप से कमजोर है, लेकिन उस बच्चे को नहीं बताया कि ये सब चीज़ें लिखी हुई है। उसने बताया कि आपका बच्चा, उसने पूछा मम्मी क्या लिखा है इसमें पत्र में, तो उसने कहा कि आपका बच्चा बहुत विद्वान है, ये स्कूल उसकी प्रतिभा के सामने कम है, आप इसको घर पर पढ़ाइए। उसको सही बात नहीं बताई कि उसमें ये लिखा है कि ये मानसिक रूप से कमजोर है। फिर उसी हिसाब से उन्होंने, उसकी माँ ने ट्रेनिंग किया, बच्चों को समझाया, उसको साथ दिया, वो उसने आविष्कार किए, गलत आविष्कार फेल भी हुए, उनमें भी साथ दिया उनका। एक दिन वो बहुत बड़े आविष्कारक बने, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया जो आप सभी के घर में होगा बल्ब। उस महान जो आविष्कारक थे उनको स्कूल से निकाल दिया गया कि ये तो मंद बुद्धि का है। आप सभी इतने तो मंद बुद्धि नहीं हो, आप स्कूलों में से तो अभी निकाले नहीं गए हो। जब उनकी माँ के उस प्रयास ने उनको इतना बड़ा आविष्कारक बना दिया, आप अपने छोटे मोटे एम रख लो, आप इतना तो पहुँचाओगे। तो माँ की ये भूमिका रहती है, माँ का जो बच्चे के प्रति जो त्याग रहता है, जो समर्पण रहता है, वो उसका विकास करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने घर में एक लोकतांत्रिक माहौल विकसित कीजिए। हम समानता चाहते हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर एकत्रित होने वालों में पुरुषों की संख्या देखिए और महिलाओं की संख्या देखिए। तो उम्र के हिसाब से आप देखिए तो आपको सारे आंकड़े मिल जाएंगे। हम समानता चाहते हैं कि समान हो, हर जगह समानता हो। क्या हम घर में समानता स्थापित कर पा रहे? जब हम घर पे समानता स्थापित नहीं कर पा रहे, तो जब व्यक्ति समानता की बात करता है तो अपने से ऊपर व्यक्ति को देखता है कि ये इसके बराबर मुझे किया जाए, कि तुमसे जो नीचे, उससे क्यों नहीं समानता स्थापित करना चाहते हैं? हमें 6 अधिकार दिए गए कि समानता का अधिकार हमें मिलना चाहिए। हम सभी समान हैं, हम जाति के आधार पे समान है, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे और लिंग के आधार पे, और जहाँ रहते हैं उस जगह के आधार पे, शहर में हो या गांव में हो, हम सब बराबर हैं। क्या ऐसा है आज वाकई में? अगर वाकई में नहीं है, आप इस तरीके के इस जाल में बुनते हुए आ रहे हो अपने आप को, कब तक रहोगे ऐसे? कितने भविष्य और खराब करोगे? ये जितना भी गांव में लोग जो कर सकते हैं, वो उनकी क्षमताओं के आधार पे काम ही नहीं मिल रहा उनको। तो खेतों तक सीमित कर दिया गया कि आप काम करिए, आप खेतों में जाके मजदूरी करिए। अरे जो काम वो दिमागी रूप से मजबूत होगी और शिक्षा में कर सकते हैं और व्यवसाय में कर सकते हैं, तो क्यों आप उसमें कर रहे हैं? क्यों बेगारी में बिता रहे हैं समय? कृषि पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सरकार जब देखती है कि गरीब है या अमीर है, वो किस आधार पर निर्धारण करती है कि अगर आपको 2 पेट, मतलब ये 2 समय का भरपेट खाना मिल रहा है, तो आप गरीब नहीं है। क्या गरीबी सिर्फ खाना खाने से ही होती है क्या? गरीबी का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 वक्त का खाना, आदमी की और भी जरूरतें हैं। जब वो बीमार पड़ता है, उसके पास जब पैसा नहीं होता, वो भी गरीबी है उसके लिए। जब वो अच्छी शिक्षा लेना चाहता, जब बाहर नहीं जा सकता,
पैसे के अभाव में अंदर गांव में ही रह जाता है। लॉकडाउन की वजह से व्यक्ति ने जहाँ भी गया वहाँ से वापस आ गया। ये भी तो गरीबी है, इस गरीबी के आंकड़े कौन देंगे? तो इसीलिए जरूरी है इस गरीबी से कैसे निकला जा सकता है। आप किस तरीके से कर सकते हैं अपने प्रयास? अपने ग्राम प्रधान को जिम्मेदारी जो उनको मिली हुई है संवैधानिक रूप से, आपको जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा उनको कि आपकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। नहीं सुनते, इनकी कंप्लेंट कीजिए, बेशक से आपकी जाति का क्यों नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब चीज़ें आपका नुकसान हो रहा है, आपके बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है यहाँ पर। देखिए ये बच्चे क्या करेंगे? अभी जो इनकी बुनियादी चीज़ें कमजोर हो रही हैं, ये क्या करेंगे आगे जाकर? इनका बुनियादी ढांचा कमजोर कर दिया जा रहा है। ये आपको किस तरीके से आपका सहारा बनेंगे? ये तो आपके लिए और लायबिलिटी बने, आपके ऊपर खुद ये निर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर इस तरीके से तो नहीं हो सकता। क्या खेती बाड़ी करके आगे भविष्य बनाओगे उसमें? अरे हमको अवसरों की समानता मिली गई है। समानता है 5 इन आधारों पे, फिर अवसरों की समानता, फिर हमें दिया गया कि कहीं पर भी छुआछूत नहीं होगी। छुआछूत आप लोग नहीं जानते हो सही तरीके से। छुआछूत जब पहले प्रचलित थी एक प्रत्यक्ष रूप से, अब अप्रत्यक्ष रूप से। अब इसकी हमें तो तब पता चला था जब लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन में जब आपने देखा कि हमसे टच मत करो, आप बीमारी का कारण था, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपसे बोला कि नहीं दूर रह के बात कीजिए, यहाँ पे तो बीमारी का एक कारण था कि दूर रह के बात कीजिए। पहले जाति के आधार पर उनको ऐसे दूर रह के बात करने को मिलता था। क्या मानसिक आघात कितना होता होगा उस चीज से? आप सोच सकते हो उस चीज को। जब उनसे बोल दिया जाता आप नीची जाति की, आप दूर से बात कीजिए, आप साथ में झाड़ू लेके चलिए, तो कितना मानसिक आघात होता होगा। उस दर्द को महसूस कीजिए। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उसी तरीके के मंजर में रहे? फिर से आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप ऐसे इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। इस चीज की जो अनदेखी की गई है, आज आजादी के इतने समय बाद, संविधान को लागू होने के बाद भी आज फिर वही स्थिति है। गांव में जो पिछड़ापन हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही जिसकी वजह से जो आपकी शिक्षा प्रभावित होती है। यहाँ पर सड़क वगैरह नहीं है, यातायात का कोई साधन नहीं है। कल को कोई बीमार हो जाए, ऐसी कंडीशन बन जाए कि तुरंत मेडिकल केयर चाहिए, क्या मिलेगी आपको? तो इसके लिए बोलेगा कौन यहाँ से आवाज उठाएगा? तो जरूरी है ना कि आप अपने अधिकारों को जानो। हमको स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें अपनी बात रखने का अधिकार है, हमें पीसफुल तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से बैठने का अधिकार है, हमें मनचाहे व्यवसाय करने का अधिकार है। क्या मनचाहे व्यवसाय हम कर सकते हैं? जब शिक्षित ही नहीं हो पा रहे तो व्यवसाय क्या करेंगे? आप धीरे, जहाँ पर अन्याय हो वहाँ पर अगर आप शांत हो गए तो इसी तरीके से एक एक करके खत्म होगा। आखिरी बारी आपकी होगी। तो आपको ये निर्धारण करना है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। आप अपनी बैठक घरों को बातचीत करने का केंद्र मत बनाइए। बाबा साहब का साहित्य रखिए। बाबा साहब की मूर्ति से ज्यादा उनका साहित्य की जरूरत है। मूर्ति हर जगह, मूर्ति को कब तक स्थापित करते रहेंगे? उन्होंने जो उनका विशेष योगदान था वो एक वैचारिक स्तर पे था, एक बौद्धिक स्तर पे था। उन्होंने इतनी किताबें लिखी है। क्या हमने एक उनकी मुख्य किताब जो संविधान है उसको भी पढ़ा है? क्या उसके भी अधिकार जाने कि क्या क्या अधिकार लिखे? एक व्यक्ति ने आपके लिए इतना काम किया है, इतने अधिकार दिए, आपको आपकी स्थिति को जानवरों की स्थिति से एक मनुष्य की तुल्य बनाया है। आप उनकी चीजों को ही नहीं पढ़ रहे, आपने उनका फोटो रख लिया। जैसे गाँव में क्या होता है कि बड़े बूढ़े की सम्मान नहीं करते, लेकिन मरने के बाद बड़ा सा फोटो लगा के रख लेते हैं। तो वही हम उनके साथ कर रहे हैं। ये तो हमारा चलन हो गया। तो ये कब तक करते रहेंगे हम? गांव में लोग सोचिए, इस सभा के लिए भी एकत्रित नहीं हो पाए पूरी संख्या में। गांव की जो आबादी 200 घरों की है, यहाँ पे मेरे हिसाब से 10 घर के लगभग लोग होंगे। यहाँ पर 190 लोग अभी भी वहीं पर है। उनको कौन बताएगा इन सब चीजों के लिए? क्योंकि आज वो जिस चीज में लगे हुए हैं, आज जो उनको एक हिस्सा बना दिया गया मशीन का, उसी मशीन में लगे हुए हैं, वो उसे अलग ही नहीं देख पा रहे हैं। उनको कौन बताएगा कि उनकी दुनिया से बाहर है? आज हमारे समाज में जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसके साथ क्या होता है? वो भी उनको नव चेतना की बात करता है, नई जागरण की बात करता है। वो इस तरीके से होता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको मैं बताता हूँ। एक गुफा में बहुत सारे व्यक्ति रहते थे। गुफा पूरी तरीके से बंद थी।
और उसमें उनकी जो जरूरत की चीजें होती थी, खाना पीना रहन सहन, सब उस गुफा में हो जाता था। बहुत सारे व्यक्ति जो गुफा में ही रहते थे, उसमें सूर्य का प्रकाश भी आता था, नदी का पानी भी होके निकलता था, खान पीन सब उसमें हो जाता था। शिकारी किस्म के लोग थे, बहुत पुरानी बात है ये। अब उनमें से एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने देखा प्रकाश आ रहा है, और प्रकाश जब आता है पीछे की तरफ से तो आगे आपकी परछाई बनती है। तो वो सोचते थे कि ये जो परछाई है ना, यही हकीकत है, मैं हकीकत नहीं हूँ, ये परछाई हकीकत है। वो हकीकत, उस परछाई को, छाया को हकीकत समझने लगे कि ये छाया ही असली चीज है, मैं नहीं हूँ। तो वो व्यक्ति सभी परछाई को समझते थे कि ये हकीकत है, जो परछाई बनती है वो हकीकत है। तो उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकला। आप जब लंबे समय तक एक ही अंधकार में रहते हैं, जब प्रकाश में आते तो क्या होते हैं, आंखें चुरा जाती हैं एकदम, प्रकाश में नहीं देख पाते, अंधेरे में हो, प्रकाश में निकल जाओ आप देख नहीं पाओगे। तो उसने आंखें मिली, फिर देखा था कि अरे ये आसमान कितना रंग बिरंगा है, नीला है, और ये वनस्पति, ये फूल पौधे पत्ती सब, उनको सभी चीज़ देखी उसने, चारों तरफ घूम के आया, ये कितना अच्छा है वातावरण बाहर का। तो फिर उसमें बात उन्हें तो भ्रमण किया उसने, तो बाद में उसी गुफा में गया, उन लोगों को समझाता है, अरे आप तो इस अंधकार में रह रहे हो, बाहर निकलो यहाँ से, दुनिया तो बाहर है, आप अंधकार में रह रहे हो। वो सोच रहे थे क्योंकि वो बहुमत में थे, वो अकेला था बताने वाला, क्योंकि तो पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है। और उसको वो सारे लोग उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तू पागल हो चुका है, असली चीज तो ये परछाई है, ये मेरा भौतिक रूप असली नहीं है। और उसको समझा पागल हो गया और उसको मार दिया। तो यही स्थिति यहाँ पर होती है। तो कब तक आप ऐसे ही करते रहोगे? जो आपको जवान नहीं आएगा, आप कब तक उसको ऐसे ही निराश करके लौटाएंगे? आप अपने बच्चों को शिक्षित करो, आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है इस बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी से निकलने के लिए। यहाँ पर जो समता फाउंडेशन है, जो इस कार्यक्रम का एक ऑर्गेनाइज करती है, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है सब चीज़ के लिए, हर गांव जाने के लिए, तो देखिए आपके लिए सभी तरीके से लोग कार्यरत हैं, आप उनको पहचानो। अरे हमारे लिए सबसे बड़ा जो पवित्र चीज़ है वो संविधान है हमारा, हर घर में संविधान होना चाहिए। आपने उनको नकारा है, उसकी जो आपने उनको जो नकारा है ना, उसी का फल आज हम भुगत रहे हैं। देखिए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और ये मैंने एक किताब बनाई है जिसमें बाबा साहब के संविधान को मैंने लिखा है, इसमें बहुत जो जरूरी हिस्सा है आपके लिए, और जिसमें भारत के संविधान की जो प्रस्तावना मैंने लिखा है, प्रस्तावना में क्या बताया गया है, मौलिक अधिकार क्या है हमारे, मौलिक कर्तव्य क्या है हमारे, और राज्य के क्या जो जिम्मेदारी संविधान ने उनको दी है कि राज्य को क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, अनुसूचित जाति जनजाति के क्या अधिकार हैं, पिछड़े वर्ग के क्या अधिकार हैं, अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हैं, घरेलू हिंसा क्या, जो महिलाओं, जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनके साथ जो घर में हिंसा होती है, उनके अधिकार क्या है। और जो कार्य स्तर पे हमारी महिलाएं भी जाती है कार्य के लिए, कोई भी महिला, तो उसका जो शोषण होता है उसके लिए जो अधिनियम है वो इसमें लिखा है। अब इस किताब में ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ये यहाँ पर रहेगी। जो भी बैठक की जो जगह है आपकी, आप चाहे तो उसका फोटो स्टेट करा लेना। मेरा नंबर कुछ वैसे है, आप लोग काम कर सकते हैं। आप लोग चाहते हैं जुड़ना पढ़ना, तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। आप जिस भी व्यवसाय में हो, जो भी काम करना चाहते हो, किसी भी कारणवश नहीं कर पा रहे हो, आर्थिक वजह से या और किसी वजह से, तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा, लेकिन आपको शुरू करना पड़ेगा। माता पिता के रूप में आपको अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपको किसी को कुछ पूछना है मेरे से, इन सभी चीज़ों से संबंधित आप पूछ सकते हैं।